आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभाकर। तो देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट कैसे कहा जाता है, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है, मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है, या फिर मैनेजमेंट आर्ट होता है, मैनेजमेंट साइंस होता है, या फिर मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है। आप ये तीनों में से बताइए कि कौन सा चीज क्या है। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट रेफर्स टू, अगर आपको डिफाइन करना है ना कि मैनेजमेंट आर्ट है, तो उससे पहले आपको आर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअली में कला क्या होता है। और कला ये सारा पॉइंट्स को फॉलो करता है, मतलब मैनेजमेंट ये सारा पॉइंट्स को फॉलो करता है जो आर्ट का डेफिनेशन है, तो ये मैनेजमेंट भी आर्ट है। और अगर साइंस का डेफिनेशन में देखते हैं कि साइंस का सारा डेफिनेशन जो पॉइंट वाइज दिया हुआ है उसको अगर मैनेजमेंट फॉलो करता है तो ये साइंस है। और प्रोफेशन का मतलब अगर प्रोफेशन का सारा पॉइंट्स ये फॉलो करता है तो फिर ये प्रोफेशन है। समझ में आया? देखिए, खैर आपको यहाँ पर जितना भी थ्योरी लिखा हुआ है उससे सब चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experience. आर्ट का मतलब क्या है? स्किलफुल, पहला नंबर आपके पास स्किल होना चाहिए, कला होना चाहिए, एंड पर्सनल एप्लीकेशन मतलब अपने खुद का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि ये कार्य अगर आप करते हैं तो ये जरूर से जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन का ही बात करेंगे तो H2 और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तब जाकर के H2O बनता है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है ना, ये सिद्ध किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है कि आप ये कीजिएगा तो ये होगा। तो इसका एक्सपीरियंस भी हमको होना चाहिए और साथ साथ में इसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, तब जाकर के ये आर्ट कहलाएगा। खैर आगे देखिए और क्या लिखता है, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अब यही हम H2O वाला बात किए, तो ये कब आप इसको नॉलेज, कब आपको इसका नॉलेज होगा, कब आप ये चीज सीख पाएंगे? तो स्टडी से सीख पाएंगे। आप लगातार उस चीज का स्टडी कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमेशा H2 और O को मिलाते हैं तो H2O ही बनता है। और एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी बताएगा कि आप कितने माहिर हैं इस चीज में। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, तब ये आर्ट कहलाएगा। खैर यहाँ देखिए, फीचर्स ऑफ आर्ट आर एज फॉलोज। आर्ट का ये सारा फीचर्स है और ये सारा फीचर्स अगर मैनेजमेंट भी फॉलो करता है तो फिर मैनेजमेंट आर्ट कहलाएगा। चलिए देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब पहला नंबर कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना चाहिए आपके पास। आर्ट तभी आप कर पाएंगे, यानी कला आप तभी कर पाएंगे जब उसका थ्योरेटिकल नॉलेज है आपके पास। ठीक है, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, तो आपने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में थ्योरी पढ़ा होगा कि हाँ आप स्विच ऑन कीजिएगा, उसमें पावर बटन होता है सीपीयू में, वहां पर जाकर के ऑन करेंगे तब ये ऑन होगा। या फिर उस कंप्यूटर को ऑफ कैसे करना है, तो बहुत सारा उसमें 2-3 मेथड होता है, Alt+F4 दबाएंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसमें पावर बटन होता है, उसको दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। या फिर स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, वहां पर जाकर के शट डाउन का ऑप्शन आएगा, वहां पर से हम लोग शट डाउन कर सकते हैं यानी बंद कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो ये सारा थ्योरी पहले आप सीख लिए होंगे, तब जाकर के प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहला नंबर थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर लोग ही हैं, वो लोग सीधा केमिकल रिएक्शन चाहे दवा थोड़ी बना लेता है, वो लोग पहले थ्योरी उसका लेता है, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है, उसके बाद जाकर के काम कर पाता है। ठीक है, सीधा प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्टर ऐसा थोड़ी बनता है, पहले उसको थ्योरी जानना पड़ता है। थ्योरी जानने के बाद वो लोग प्रैक्टिकल करता है, उसके बाद वो लोग का अपना अनुभव होता है, एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से फिर वो लोग आगे काम करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन एवरी आर्ट, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। अब थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल चाहिए। स्टडी मटेरियल यानी किताब, जैसे किताब में हम लोग पहले चैप्टर 1 पढ़ते हैं, फिर 2, फिर 3, ऐसा थोड़ी सीधा चैप्टर 10 पढ़ लेते हैं। मतलब सिस्टमैटिक, हमको सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, तभी हम जाकर के थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर पाएंगे। अब अगला पॉइंट आपको देखना है,
ये क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। The use of basic knowledge differs from person to person and thus art is very personalized concept। ठीक है, अब ये आर्ट बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट कैसे है? ये बोला है कि हर एक आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और उसके हिसाब से अगर आप पूछेंगे कि ये चीज क्या है तो वो अपना अलग ही डेफिनेशन देगा। हर एक कार्य करने का वो अपना अलग ही अनुभव आपको शेयर करेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा अनुभव अगर आप पूछेंगे कि सर हम कैसे पढ़ें कि हम फर्स्ट डिवीजन टॉप कर जाए, हम बोलेंगे कि आप 6 घंटा तो कम से कम पढ़ लीजिए, इससे आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि नहीं तुम खेलो कूदो सब कुछ करो, दिन भर में 2 घंटा पढ़ो, लेकिन स्मार्ट स्टडी करो ताकि 2 घंटा में ही आप तुम 6 घंटा का पूरा स्टडी कंप्लीट कर लो। ठीक है, कोई बोलेगा कि तुम कम से कम दिन भर देखते रहो किताब को, तो क्या होगा? इससे विजुअलाइज होगा। ठीक है, उसका जो इमेज है तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। तुम मान लो कि 1 घंटा किसी एक लाइन को देखते रहते हो तो कम से कम 10 सेकंड भी तो उसमें ध्यान जरूर गया होगा। अब उस 10 सेकंड में भी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा 1 घंटा पढ़ते रहेंगे एक लाइन को तभी सीखेंगे। पूरा 1 घंटा में 10 सेकंड भी आपका वहां पर ध्यान गया होगा ना, तो आप वो पॉइंट को दिमाग में घुसा लिए होंगे। तो सबका अपना अपना नॉलेज है और सबका अपना अपना अनुभव है। अपने अनुभव के हिसाब से सब अपना अपना नॉलेज आपको शेयर करता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बोला गया कि आर्ट क्या है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। कला सबके हिसाब से अलग है, आपके हिसाब से अलग है, मेरे हिसाब से अलग है। ठीक है, अब बात करेंगे, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि घर में कुछ बनाते हैं, चाय बनाते हैं मान लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से चाय बनाने के लिए दूध, चीनी, चाय पत्ती ये सब डाला जाता है। ठीक है, हम 5 मिनट में जल्दी जल्दी बना लेंगे। किसी के हिसाब से बोलेगा कि नहीं कम से कम 10 मिनट उसको छोड़ दो तब बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। कोई बोलेगा चीनी ज्यादा डालेंगे तब अच्छा बनेगा, कोई बोलेगा चाय पत्ती ज्यादा डालेंगे, कोई बोलेगा आधी डाल के बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई बोलेगा इलायची डाल के बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना अनुभव है। और जैसे कि खाना का टेस्ट भी आता है ना, तो सबका अपना अपना अलग ही टेस्ट आता है। हम बनाएंगे तो अलग टेस्ट आएगा, कोई और बनाएगा अलग टेस्ट आएगा। तो अपना अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हुआ कि नहीं? अपना अपना अनुभव है सबके पास। ठीक है, अब देखिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कोई भी आर्ट यानी कला जो होता है ना, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। तो आर्ट हम लोग तभी कहेंगे जब ये बेस्ड रहेगा प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पर। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए जो भी काम आप कर रहे हैं, और साथ साथ में आपका क्रिएटिव नेचर भी होना चाहिए। आपके अंदर ये क्रिएटिविटी होना चाहिए कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से किस तरह से नया क्रिएटिव ढंग से उसको बनाएंगे ताकि वो काम हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग आर्ट कहते हैं। ये था 3rd नंबर फीचर। अगला फीचर्स खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि मैनेजमेंट को आर्ट से कैसे जोड़ा गया है, मतलब कैसे कनेक्ट किया गया है। तो देखिए, in management also a huge volume of literature and books are available on different aspects of management। Every management has his own unique style of managing things and people। तो जो मैनेजमेंट होता है इसमें भी एक बड़ा सा सिलेबस है, उसमें भी हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना रहता है। जैसे कि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर, इसका अलग अलग सेपरेट बुक हमको मैनेजमेंट के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एंड बुक्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में भी बहुत तरह का बुक्स है। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। और हर एक मैनेजर के लिए मैनेजमेंट करना उसके अपने हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब कि जैसा एक मैनेजर कुछ मैनेज कर रहा है तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा मैनेज करने का, और दूसरा मैनेजर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा।
जैसे कि जो होटल में मैनेजर रहता है वो कैसे मैनेजमेंट करता है, वो होटल के हिसाब से करता है। जो रेस्टोरेंट में रहता है वो रेस्टोरेंट के हिसाब से करता है। जो कंपनी में रहता है वो कंपनी के हिसाब से करता है। अभी कंपनी वाला मैनेजर होटल वाला मैनेजर के हिसाब से दोनों सेम टू सेम काम नहीं ना कर सकता है। सबका अपना अपना वर्क डिफाइंड है, वो अपना काम अपने हिसाब से करता है। इसीलिए हर एक मैनेजर का अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है और उसके हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, जहां जिस तरह का जरूरत रहा वैसा काम किया। इसलिए क्रिएटिव नेचर है। मैनेजमेंट तो सब पढ़ के आया है, जितना भी मैनेजर है सब पढ़ के आया है, लेकिन क्रिएटिव नेचर तब है ना जब आप इन्वायरमेंट को समझ करके उसके हिसाब से क्रिएटिव नेचर में काम करते हैं। ठीक है, यानी जैसा जरूरत है वैसा काम। जैसा कि मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल आपको दिया गया था, एनवायरनमेंट को देखा कि यहाँ पर क्या जरूरत है कि हमको ट्रेडिशनल नाम लेना चाहिए, ना कि फॉरेन का नाम, यानी दूसरा देश का नाम अगर रखेंगे डिशेस का तो डिशेस उतना बिकेगा नहीं। तो क्या किया, ट्रेडिशनल नाम रखा, इंडियन नेम्स रखा सारे डिशेस का, तो इससे क्या हुआ कि वो बिकना चालू हो गया। ठीक है, नाम भी फैक्टर रखता है इंडिया में बिजनेस करने के लिए। He uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular application, since all the features of art are present in management, so it is called an art। आपने ऊपर जितना भी फीचर्स देखा आर्ट का, वो सारा फीचर्स मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, इसीलिए इसको हम लोग आर्ट कहते हैं। जितना भी मैनेजर होता है सबका अपना स्टाइल होता है मैनेज करने का, जितना भी थिंग्स होता है, जितना भी चीज होता है, ठीक है, हर एक चीज को मैनेज करने का हर एक मैनेजर का अपना ही अनुभव होता है, अपना ही एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से वो करता है। He uses his creativity in applying management techniques and his skill। हर एक मैनेजर अपना अपना क्रिएटिविटी मतलब अपना क्रिएटिव नेचर को यूज करके, अपना टेक्निक को यूज करके और अपना जो स्किल होता है उसको यूज करके अपना एप्लीकेशन देता है। ठीक है, अपना ही अलग सिद्धांत रखता है। ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर नेचर में ये सारा काम कर चुका है तो उसका अपना अनुभव होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग मैनेजर को भी यानी मैनेजमेंट को आर्ट कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि जितना भी फीचर्स था ये सारा फीचर्स यहाँ अप्लाई हुआ। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहते हैं, या फिर मैनेजमेंट को साइंस कहते भी है या नहीं। तो पहले हम लोग को साइंस का डेफिनेशन देखना पड़ेगा, उसका फीचर देखना पड़ेगा, और उसका सारा फीचर्स अगर मैनेजमेंट में अप्लाई होता है तो फिर मैनेजमेंट भी साइंस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है या फिर नहीं है, चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स which can be tested anywhere anytime। ठीक है, जो साइंस होता है ये सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, मतलब सिस्टमेटिकली हम लोग यहाँ पर नॉलेज को गेन करते हैं, यानी पढ़ते हैं। कुछ भी अगर पढ़ते हैं ना साइंस में तो सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, मतलब स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3 स्टेप 4 इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन ही पढ़ते हैं तो आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके बताया जाता है कि इस तरह से आप काम करेंगे तभी केमिकल रिएक्शन होगा। यानी कि आप कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिला सकते हैं, वाटर में एसिड मिला सकते हैं। ये सब चीज आप स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं क्योंकि वो प्रूवन होता है। साइंटिस्ट लोग प्रूव करके देता है कि ये एप्लीकेशन है, इसको आप फॉलो कीजिए, ये थ्योरी है, इसको आप फॉलो कीजिए, ये प्रिंसिपल्स है, ये आप फॉलो कीजिए और हमेशा आपको रिजल्ट यही मिलेगा जो हम लिख करके दे रहे हैं, मतलब जो साइंटिस्ट लिख करके दे रहा है। तो साइंस क्या है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, यहाँ सिस्टमेटिकली आप सीखते हैं कि कैसे आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना है। तो सीढ़ियां आप चढ़ेंगे, सीधा 10वां सीढ़ी तो नहीं चढ़ेंगे, पहले पहला सीढ़ी फिर दूसरा सीढ़ी फिर तीसरा सीढ़ी, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आप नॉलेज को गेन करते हैं। और इसका जो एप्लीकेशंस होता है ना वो कहीं पर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए कि आप ये पढ़ लिए हैं साइंस में कि ये केमिकल रिएक्शन H2+O ये दोनों को मिलाएंगे तो H2O बनेगा, आपने ये पढ़ा। तो ऐसा थोड़ी कि आपने ये एजुकेशन लिया है दिल्ली में तो सिर्फ दिल्ली में ही H2O वाला रिएक्शन होगा और कोई देश में नहीं होगा, चाहे और कोई स्टेट में कहीं भी आप करते हैं तो H2+O मिलाएंगे तो H2O नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पर साइंटिस्ट लोग प्रूव करके दे दिया, अपना एप्लीकेशन दे दिया कि नहीं, हम ये जो बोल रहे हैं वही हमेशा H2O ही बनेगा, आप कहीं पर भी रहें, एनीवेयर। ठीक है, कहीं पर भी रहें आपको हमेशा H2O ही बनेगा, क्योंकि ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जो चीज़ आपको बोल दिया गया है वो हमेशा होगा, जो रिजल्ट
यहाँ बताया गया है वही रिजल्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है साइंस। द फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। साइंस का फीचर देखिए, पहला नंबर वही चीज लिखेगा, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करते हैं और ये प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है। माने इसका सिद्धांत होता है। ठीक है, जो सिद्धांत सिद्ध कर दिया गया है वही हमेशा होगा, मतलब रिजल्ट आपको हमेशा वही मिलेगा जो साइंटिस्ट ने लिख करके दे दिया। और ये बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट पर। इस पे हजारों एक्सपेरिमेंट, मतलब कितना अनगिनत एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तब जाकर के बताया गया है कि आपको रिजल्ट ये मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिजल्ट कुछ और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रूव्ड है कि एक्सपेरिमेंट पहले से किया हुआ है, तब आपको बताया जा रहा है कि हमेशा आपको रिजल्ट ये मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जो साइंस में हम लोग को जितना भी सिद्धांत पढ़ने को मिलता है वो क्या चीज पर बेस्ड होता है? उसका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट होता है, तब जाकर के प्रिंसिपल हम लोग को दिया जाता है। यानी जो भी सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहता है। मतलब साइंटिस्ट लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके देख चुका है, बहुत सारा साइंटिस्ट लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देख चुका है, वो अप्लाई हुआ है, हर जगह अप्लाई हुआ है, तब जाकर के आपको पढ़ने को मिल रहा है। इसीलिए ये साइंस कहलाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब रिजल्ट हमेशा उसका कुछ ना कुछ आया ही है जो साइंटिस्ट प्रूव करके दिया है। ठीक है, जो साइंटिस्ट प्रूव किया हमेशा वही रिजल्ट आएगा, इसलिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। और ये जो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं ना, इसका यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आप H2+O को मिला रहे हैं तो H2O बन रहा है और एक साल बाद आप H2+O मिलाएंगे तो H2O नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका वैलिडिटी अनलिमिटेड होता है। आप जो यहाँ पर साइंस में पढ़ लिए ना, आपके बाद कभी भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, कभी भी आप देखें तो जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल जो आप पढ़ लिए हैं साइंस में, वही हमेशा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसका सिद्धांत बदल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए साइंस में जो भी सिद्ध होता है वो हमेशा आपको मिलेगा, जो भी रिजल्ट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि आगे चल करके वो बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और साथ साथ में ये यूनिवर्सल वैलिडिटी भी है। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो रिजल्ट एक्सेप्ट कर लें कि हाँ चलो हम मान गए कि H2O बनेगा तो कोई और ये नहीं मानेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सबको मानना पड़ेगा कि H2+O, इसको आप केमिकल रिएक्शन में मतलब रिएक्ट करेंगे तो H2O ही बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका कंक्लूजन देखते हैं कि साइंस कैसे हुआ, मैनेजमेंट, या फिर साइंस हुआ भी या नहीं। देखिए, मैनेजमेंट एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा हुआ है कि मैनेजमेंट भी क्या है? सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये भी बेस्ड होता है प्रिंसिपल पर और ये डेवलप हुआ रहता है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। ठीक है, which are universally applicable but they have to be modified according to given situation। ठीक है, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट पे ये होता है ना कि इसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन सब कुछ तो ठीक है, उस पे आपने बेस्ड अपना थ्योरी ले दिया कि हाँ मान लीजिए आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, अपना सेल बढ़ा दीजिए, या फिर आपको ग्रोथ करना है, क्वालिटी अपना सही कर दीजिए गुड्स का, तो फिर आपका ग्रोथ हो जाएगा। ये सारा मैनेजमेंट में आपने सीख लिया। लेकिन हाँ, हमेशा ये सारा चीज अप्लाई नहीं होता। आपको एनवायरनमेंट यानी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है और ये सब चीज में कुछ फेरबदल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है मैनेजमेंट। मतलब प्योर साइंस तो नहीं है ये, क्योंकि साइंस में एक चीज जो प्रूव कर दिया गया वही हमेशा एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स वाला आपको एग्जांपल दिए थे कि मैकडॉनल्ड्स अपने देश में आया था बिजनेस करने के लिए, तो उसको वहां का सारा प्रिंसिपल और वहां का सारा सिद्धांत नहीं रखना पड़ा। वो यहाँ आया तो देखा कि इंडिया में ट्रेडिशनल ज्यादा चलता है, तो नाम भी सारा डिशेस को ट्रेडिशनल में बदल देना चाहिए। ठीक है, यानी ट्रेडिशनल नेम रखेंगे तो फिर इंडिया में इसका सेल होगा, नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से इसको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। लेकिन क्या वो दूसरे देश में, मान लीजिए चाइना, अमेरिका, ये सब में मैकडॉनल्ड्स का अगर होगा, ठीक है, उसका बिजनेस होगा, तो फिर वहां पर नाम चेंज करने का जरूरत नहीं हुआ, उसको वहां के हिसाब से वो अपना चेंज किया होगा। तो
तो जितना भी प्रिंसिपल सिद्धांत होता है वो मैनेजमेंट में आता तो है, इसका भी थ्योरी है, ठीक है, सब कुछ है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, कैसे कैसे ग्रोथ करना है इसमें भी सब कुछ है, लेकिन हाँ हमेशा ये कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन साइंस में हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो भी प्रूव कर दिया गया वो हमेशा सब जगह रहेगा, 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद वही हमेशा प्रूवन रहेगा, मतलब वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट में आपको साल दर साल डिसीजन को बदलना पड़ता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ताकि आपका ग्रोथ हो सके, ठीक है, आपको अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको सिचुएशन देखना है कि करेंटली फैशन में क्या कौन सा गुड्स है, आपको वही गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। ये एक डिसीजन है, डिसीजन बदल गया ना, ऐसा नहीं कि हमेशा आप आज नोकिया फोन का बिजनेस कर रहे हैं तो जिंदगी भर नोकिया फोन का ही बिजनेस करेंगे जो छोटा वाला कीपैड चलता था, नहीं, कीपैड को आपको चेंज करना पड़ेगा और आज के हिसाब से स्क्रीन टच लाना पड़ेगा, स्मार्टफोन 4G 5G अब आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी को अपडेट कीजिए तभी आपका ग्रोथ हो पाएगा और बिजनेस आपका चलेगा, नहीं तो बिजनेस डूब जाएगा। तो मैनेजमेंट यही होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आप खुद को बदलिए, ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये पता चला कि ये साइंस तो है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है इसमें, लेकिन हमेशा इसका थ्योरी सेम नहीं रहता है, इसमें बदल जाता है, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत सब बदलते रहता है, इसीलिए इसको प्योर साइंस नहीं कहा जा सकता। देखिए यहाँ क्या लिखा है, as the principle of management are not exact as principle of pure science, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है एग्जैक्ट सेम नहीं है साइंस के जैसा, so it may be called an extract of science, इसको इसीलिए हम लोग extract of science भी कह सकते हैं, ठीक है। The prominence of human factor in the management makes it social science, अब क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है इसीलिए इसको सोशल साइंस भी कहते हैं, मतलब मैनेजमेंट को साइंस प्योर साइंस नहीं कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया, इनएग्जैक्ट साइंस कहा गया और साथ साथ में इसको सोशल साइंस भी कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन माना गया है या फिर नहीं माना गया। प्रोफेशन मतलब आपको पता है जैसे कि टीचर होता है, टीचर एक प्रोफेशन में है, ठीक है, लॉयर एक प्रोफेशन में है, डॉक्टर एक प्रोफेशन में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन में है, ठीक है, इंजीनियर एक प्रोफेशन में, तो ये लोग का काम क्या होता है, लोगों को सर्विस देना होता है, ना कि लाभ कमाना होता है। ये लोग लाभ नहीं कमाते, बस अपना फीस लेते हैं, ठीक है, और आपको सर्विस देते हैं। जो टीचर है आपको पढ़ा रहे हैं, वो जो ज्ञान दे रहे हैं आपको, आप क्या सोच रहे हैं कि उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो अपना फीस चार्ज कर रहे हैं, जो आपको टाइम दे रहे हैं, वो ज्ञान को आप खरीद नहीं सकते हैं, पैसा देकर के ज्ञान को नहीं खरीदा जा सकता है, ठीक है। खैर यहाँ पर देखिए हम वापस आते हैं पॉइंट पे कि क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेशन मींस एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज का जरूरत पड़ता है और स्पेशल स्किल का जरूरत पड़ता है, तभी आप प्रोफेशन में आते हैं, और साथ साथ में यहाँ एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए कोई डॉक्टर बना है, तो डॉक्टर कैसे बन गया, एग्जाम्स दिया होगा, वो पढ़ा होगा, स्पेशल नॉलेज लिया होगा, स्पेशल स्किल होगा सर्जरी ये सब करने का, ठीक है, तब जाकर के वो डॉक्टर बना, सर्जन बना, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप भी डॉक्टर बन जाएंगे क्या, बिना पढ़े लिखे, बिना एग्जाम दिए, तो इसीलिए ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है इसमें, ठीक है, एंट्री आर रेस्ट्रिक्टेड, समझ में। प्रोफेशन में हमेशा एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है, आप लॉयर नहीं बन सकते हैं, लॉयर वही बनेगा जो उसका स्पेशल नॉलेज लिया हुआ है, यानी पढ़ा हुआ है और स्पेशल स्किल है उसके पास, बहस करने का, सही को गलत साबित करने का, गलत को सही साबित करने का, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से जो वो सोच रहा है वही सबको सबके दिमाग में सोच लाना है, वही लॉयर है, ठीक है। टीचर क्या है, टीचर सर्विस देता है, आपको पढ़ाता है, ठीक है, तो उसके पास स्पेशल नॉलेज होता है, वो भी कुछ एग्जाम दे करके आया होगा, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन प्लस बीएड या फिर कुछ पढ़ के आया, तब जा करके टीचर बना। क्या कोई भी टीचर बन सकता है, आप अभी 5वां क्लास में पढ़े हुए हैं, आप टीचर बन जाएंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ता है, ठीक है, एंट्री लेवल का एग्जाम होता है, फिर आगे इंटर लेवल का, फिर फाइनल लेवल, मतलब बहुत सारा लेवल से हो करके गुजरते हैं, एग्जाम्स पास होते हैं, तब जाकर के मेरा वो प्रोफेशन हमको मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है, तब ये जाकर प्रोफेशन बनता है। तो खैर बात करते हैं आगे कि प्रोफेशन का फीचर्स क्या होता है। देखिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन का मतलब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है,
इसको आप डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर का क्या काम होता है? पेशेंट का इलाज करना, सर्विस प्रोवाइड करना। क्या डॉक्टर लॉयर बन सकता है? वो केस लड़ सकता है क्या? या फिर लॉयर डॉक्टर बन सकता है क्या? लॉयर क्या कर सकता है? कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकता है। तो उसका एक स्पेसिफाइड एरिया है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आगे है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आपको बताएं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे है, क्योंकि एक इसमें आपको इस प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में एंट्री लेने के लिए बहुत सारा एग्जाम से होकर के गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो प्रोफेशन में आप आते हैं। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ठीक है, और डॉक्टर, बहुत सारा एग्जाम्पल है। खैर हम 2-3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्स आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपका एरिया रेस्ट्रिक्टेड होगा। देखिए, द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो अगर कोई कंपनी में भी आप जॉब लेने जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं, तो ऐसा ही नहीं मिल जाता है। वहाँ आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाता है और वो आपका स्किल, आपका नॉलेज, जो स्पेशल नॉलेज है उस एरिया में वह है कि नहीं, वो सारा चीज चेक करके उसके बाद ही आपको रिक्रूट करता है। आगे है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो हर एक प्रोफेशन का उसका एक एसोसिएशन होता है, अपना एथिक्स होता है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, यानी उसका अपना कानून होता है। अगर आप उसके दायरे से बाहर जाते हैं तो वो एसोसिएशन आपको बुलाएगा और बोलेगा आप ये नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हक में नहीं है, ठीक है, चाहे ये कानून के खिलाफ है तो आपके अगेंस्ट केस किया जाएगा, ठीक है, चाहे आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा जॉली एलएलबी में, ठीक है, चाहे जॉली एलएलबी 2 जो मूवी आया था, उसमें क्या हुआ था कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे एसोसिएशन के खिलाफ है, तो एसोसिएशन वाला आपको क्या करेगा कि नोटिस दे सकता है, बोलेगा कि आपको हम हमारे प्रोफेशन से बाहर कर सकते हैं, चाहे इतने दिन के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये एसोसिएशन होता है। खैर यहाँ देखिए, ऑल प्रोफेशन आर एफिलिएटेड to a professional association which regulates entry and frames code of conduct relating to the profession, ठीक है। हर एक एसोसिएशन अपने प्रोफेशन के लिए वो एफिलिएटेड होता है, ठीक है। जैसे सीबीएसई का जितना भी स्कूल है वो एफिलिएटेड है कहाँ से? सीबीएसई न्यू दिल्ली से, ठीक है, वही सबको रेगुलेट करता है, उसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अपना कानून होता है। जो वो सीबीएसई वाला बोलेगा वही सारा सीबीएसई वाला स्कूल को करना पड़ेगा, यानी मेन सेंटर जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह इसका एसोसिएशन जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, इसका अपना कानून होता है। ये जो कानून एक दायरा में बना करके रखा है उसी दायरा में आपको रह करके काम करना है। इसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अब आगे देखिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अगला फीचर क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब आपको एक बाउंड्री दे दिया गया है, उसी के अंदर आपको बंधे रहना, उसके बाहर जाकर के काम नहीं करना है, ठीक है। जैसे लॉयर का भी होता है कि आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट लॉयर है तो आपको घूस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। आपको अपना एथिक्स से बाहर नहीं जाना है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। डॉक्टर्स लोग सरकारी डॉक्टर है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोलना है, चाहे प्राइवेटली अपना कोई क्लिनिक नहीं खोलना है, ये सब चीज़ क्या होता है? एथिकल कोड होता है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही रहना है आपको। तो अब आपने देख लिया फीचर्स, ये चारों फीचर्स। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट भी ये चारों फीचर्स को अप्लाई करता है या फिर नहीं करता है। अगर अप्लाई करेगा तो मैनेजमेंट भी प्रोफेशन कहलाएगा, और अप्लाई कर दिया तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ देखिए एक और पॉइंट यहाँ बचे हुए हैं फीचर्स में कि द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व हिज क्लाइंट। ये तो हम आपको पहले ही बताया कि हर एक प्रोफेशन का मेन एम यानी मेन गोल क्या होता है कि अपने क्लाइंट को सर्विस देना। जैसे लॉयर का मेन एम क्या होगा कि अपने क्लाइंट को सर्विस देगा, यानी उसके लिए केस लड़ेगा। डॉक्टर का क्या होगा कि पेशेंट का इलाज करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसका सर्विस मोटिव रहेगा हमेशा प्रोफेशन का, ठीक है। मैनेजमेंट डज नॉट, ये आगे देखिए कंक्लूजन क्या दिया है कि मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन एंड thus it is not a full-fledged profession, ठीक है। तो मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा फीचर्स मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर लॉयर क्या हुआ,
ये लोग स्पेशल पढ़ाई करके आए हैं, स्पेशल स्किल है, स्पेशल नॉलेज है, तब जाकर के डॉक्टर चाहे लॉयर बना। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है ना कि आजकल तो कोई भी मैनेजमेंट करने यानी मैनेजर बन जाता है, मैनेजमेंट करने लगता है। जैसे अपना पर्सनल बिजनेस चला रहा है, मैनेजमेंट भी खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आज के समय पे फुल फ्लेज प्रोफेशन तो नहीं है मैनेजमेंट, लेकिन हो सकता है कि आगे चल करके बहुत जल्द ही फुल फ्लेज प्रोफेशन हो जाएगा। यानी मैनेजमेंट करने के लिए आपको इसका एक कोर्स करना पड़ेगा जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल सिखाया जाएगा, तब जाकर के आप मैनेजमेंट कर सकते हैं और ये एक अलग ही प्रोफेशन में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है, मैनेजमेंट का पढ़ाई अभी होता है, लेकिन पूरी तरह से मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं माना गया है, ठीक है। बट वेरी सुन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा और पिछला क्लास भी आपने कर लिया होगा। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लें। और साथ साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। अगर आपको कुछ सजेशन है तो ज़रूर हमें बताएं, हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हमने देखा कि हमारे चैनल पे व्यूअर्स तो बहुत है, हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे थोड़ा दुख होता है। हम आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, बस आपसे सब्सक्राइब करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 68% व्यूअर जो है वो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा दुख हो रहा है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।